खुशामदीद कहते हैं आपको आपके अपने चैनल में। दोस्तों, अब तक चैनल पे लगने वाली तमाम नॉवेल्स का भरपूर रिस्पांस मिलने के बाद हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और बेहतरीन नॉवेल। उम्मीद करते हैं आपको ये नॉवेल भी बहुत पसंद आने वाला है, जिसका नाम है जिंदाने मोहब्बत अस आयत नूर। तो चलिए चलते हैं एपिसोड 1 की तरफ। वो दोनों मिरर डोर धकीलते हुए अंदर दाखिल हुए। आहट की आवाज पर सामने टेबल के पीछे बैठी कराची की मशहूर साइकियाट्रिस्ट मिस नादिया अजमल ने सामने खुली फाइल से तवज्जो हटाई और सर उठाकर आने वालों को देखा। आइए आइए मिस्टर हसन। डॉक्टर नादिया अजमल ने हाथ में पकड़े पेन पर कैप लगा कर रखते हुए आने वाले मर्द को मुखातिब किया। चूँकि मिस नादिया अजमल के भाई हसन रजा के दोस्त थे, तो इसी तवस्सुत से हसन रजा को आसानी से अपॉइंटमेंट मिल गई थी इनसे। हसन ने एक नजर अपने पीछे डरी सहमी आंखों में नमी लिए खड़ी अपनी बीवी पर डाली। आओ हानी, नरमी से मुखातिब करके इसका हाथ थामते हुए गोया इसे हौसला देने की कोशिश की थी। हसन, मैं पागल नहीं हूँ। हानिया सफेद पर्दे चेहरे के साथ आंखों में पानी लिए बेबसी से इसकी जानिब देख रही थी। इसके आवाज के कपकपाहट से ही इसके अंदरूनी खलफिशार का पता चल रहा था। यकीनन वो दरवाजे के बाहर लगा बोर्ड पढ़ चुकी थी। इसकी टूटी बिखरी हालत पर एक बार फिर हसन का दिल हौलने लगा। दिल चाहा था जब की सारी हदें तोड़कर फूट फूट कर रोना शुरू कर दी, लेकिन इसे खुद पर जबर करना था, खुद पर काबू रखना था। अगर वो भी हिम्मत छोड़ बैठता तो हानिया को कौन संभालता। हानी मेरी जान, किसने कहा है तुम पागल हो? देखो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। यहाँ पागल लोगों को नहीं लाया जाता, बल्कि इन्हें तो पागल खाने भेजा जाता है। यहाँ जहनी उलझनों को सुलझाया जाता है और सिर्फ चंद दिन की बात है। तुम्हारा इलाज होगा तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। पहले की तरह हंसती खेलती जिंदा दिल हानिया बन जाओगी। हसन ने किसी बच्चे की तरह ट्रीट करते हुए इसे बहलाने की कोशिश की थी। लेकिन हसन, मुझे इलाज नहीं करवाना, प्लीज मुझे वापस ले चले, वो मिन्नत भरे लहजे में कह रही थी। हसन ने परेशानी के आलम में इसकी तरफ देखा। अच्छा ठीक है, आज तो इतना सफर तय करके आए हैं, आज तुम डॉक्टर से मिल लो, फिर नहीं आएंगे, प्लीज मेरे खातिर। हसन ने इसके दोनों हाथ थाम कर इल्तिजा की, साथ ही इसके कंधे के गिर्द बाजू फैलाता इसे लिए आगे बढ़ गया। सलाम दुआ के बाद इसने डॉक्टर नादिया अजमल से हानिया का तारुफ करवाया। हानिया की सारी सूरत हाल वो पहले ही से इनसे डिस्कस कर चुका था। अब हानिया के चंद सेशंस होने थे इनके साथ और इन्होंने काफी उम्मीद दिलाई थी हसन को हानिया की हालत में बेहतरी आएगी। कुछ देर बाद ही डॉक्टर नादिया अजमल के इशारा करने पर हसन कुर्सी से उठा और बाहर चलने को कदम बढ़ाए। जब इसका हाथ एक बार फिर बराबर बैठी हानिया की गिरफ्त में आया था, वो खुद भी उठ खड़ी हुई थी। कहाँ जा रहे हैं हसन? मुझे भी आपके साथ जाना है। वो ना जाने क्यों अकेली दुनिया का सामना करने से डरने लगी थी। तभी छोटे बच्चे की तरह हसन के बाजू से चिमट गई, जैसे इसके जाते ही वो दुनिया की इस भीड़ में कहीं गुम हो जाएगी। हानी, तुम यहीं बैठो, मैं बस अभी आता हूँ, फिक्र मत करो, ये डॉक्टर है ना तुम्हारे साथ। हसन ने नरमी से अपना बाजू छुड़वाया और हानिया की इस हालत की वजह से अपनी आंखों में आई नमी छुपाता तेजी से बाहर निकल गया। बैठिए मिस हसन, डॉक्टर नादिया अजमल ने नरमी और हलावट भरे लहजे में से मुखातिब किया। वो जब अभी तक लब काटती खाली खाली नजरों से दरवाजे की जानिब देखी जा रही थी, कदरे चौंक कर इनकी तरफ मुतवज्जो हुई, जैसे किसी ख्वाब से जागी हो। बैठिए, इसे मुसलसल अपनी जानिब तकते पाकर डॉक्टर नादिया अजमल ने एक बार फिर इसे मुखातिब किया। वो कदरे झिझकती हुई कुर्सी पर बैठ गई। सर उठा हुआ था, लेकिन नजरें मेज पर झुकी हुई थी, जैसे किसी नादीदा शय को तलाश कर रही हो। यकीनन वो एक खूबसूरत लड़की रही होगी, लेकिन अब बुझी बुझी आंखें और इनके गिर्द पड़ते स्याह हल्के इसके चेहरे की सारी रौनक छीन चुके थे। होठ किसी भी किस्म की लिपस्टिक से बेनियाज थे, सफेद पड़ते होठ जैसे इसके जिस्म से खून की आखिरी बूंद तक निचोड़ ली गई हो। जब वो बार बार लब काटती तो गाल में पड़ता डिंपल अपनी झलक दिखलाया जाता। इसके मखमल से वजूद पर वीरानी से छाई थी और सबसे बढ़कर इसकी आंखों के खौफ और हिरास डॉक्टर नादिया अजमल को दुखी कर गया था।
اس کے بیٹھتے ہی ڈاکٹر نادیہ اجمل نے میز کے ایک دراز کو کھولا اور اس میں سے ایک ٹیپ ریکارڈ برآمد کیا۔ اس ٹیپ ریکارڈر کو آن کر کے میز پر رکھتے ہوئے وہ ہانیہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ دوستانہ انداز میں ہانیہ سے پوچھا۔ ہانیہ جو سر جھکائے بیٹھی تھی، ان کے مخاطب ہونے پر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ ایک ہاتھ کی انگلی سے اضطرابی کیفیت میں وہ میز کی سطح کو کھرچ رہی تھی۔ گھبرائیے مت، مجھے اپنی دوست ہی سمجھے، بس چند سوالات پوچھنے ہیں آپ سے، اس کے بعد آپ جا سکتی ہیں، انتہائی نرم لہجے میں کہتے ہوئے ڈاکٹر نادیہ اجمل نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ اسے ریلیکس کرنا چاہ رہی تھی تاکہ ہانیہ کھل کر بول سکے اور اس کی اس حالت کی کوئی وجہ پتہ چل سکے۔ ہانیہ نے ایک نظر اپنے صاف شفاف ہاتھ پر دھرے ان کے ہاتھ کی طرف دیکھا، پھر لب کاٹتے ہوئے اپنا ہاتھ کھینچ کر گود میں رکھ لیا۔ میرا نام ہانیہ ہے، مسز ہانیہ حسن۔ اٹک اٹک کر اس کے کچھ دیر قبل پوچھے گئے سوال کا جواب دیا تھا۔ کہاں سے ہیں آپ؟ میرا مطلب آپ کی جائے پیدائش۔ اگرچہ ڈاکٹر نادیہ اجمل حسن سے ساری تفصیل جان چکی تھی، لیکن یہ ابتدائی گفتگو ضروری تھی تاکہ آہستہ آہستہ وہ اپنے مطلب کی بات کی طرف آ سکے۔ دوسری طرف چند لمحے خاموشی چھائی رہی، البتہ ہانیہ کے چہرے پر جو بے چینی و اضطراب تھا اور آنکھوں میں جو خوف بے پناہ تھا وہ کافی حد تک ظاہر ہو چکا تھا۔ وہ قدرے مطمئن نظر آنے لگی تھی۔ لاہور سے تعلق ہے میرا، میرے پیرنٹس وہاں رہتے ہیں، سر جھکائے دھیمی آواز میں بتایا گیا تھا۔ تو کراچی کیسے آئیں آپ کے علاوہ گھر میں کون کون ہے؟ ڈاکٹر نادیہ اجمل بغور اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ میرے شوہر حسن کا تبادلہ یہاں ہوا تھا تو اس لیے یہاں آنا پڑا، گھر میں اور کوئی نہیں ہے، بس میں اور حسن ہوتے ہیں۔ ہانیہ نے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی مسلی، ساتھ ہی دروازے کی طرف دیکھا، شاید وہ حسن کی منتظر تھی۔ ڈاکٹر نادیہ اجمل نے اس کے تمام حرکات کو نوٹس کیا۔ آپ کے سسرال والے نہیں رہتے آپ کے ساتھ؟ مجھے مسٹر حسن رضا نے بتایا تھا کہ ان کے والدین حیات ہیں اور ایک بھائی بھی ہیں، تو وہ اب کہاں ہوتے ہیں؟ ڈاکٹر نادیہ نے دائیں ہاتھ کی مٹھی بند کر کے اپنے لبوں پر رکھی، جبکہ کونی میز پر ٹکائے رکھی تھی۔ وہ سب لاہور میں ہی رہتے ہیں، حسن میرے تایا جی کے بیٹے ہیں، اس لیے ہمارے گھر بھی ساتھ ساتھ ہی ہیں۔ وہ شاید اکتانے لگی تھی سوال و جواب کے سلسلے سے، تبھی پہلو بدل کر رہ گئی۔ ڈاکٹر نادیہ اجمل نے چند سرسری سے سوالات مزید پوچھے، اس کے بعد اسے جانے کی اجازت دی تھی۔ ہانیہ تیزی سے اٹھی جیسے صدیوں بعد کسی قید سے رہائی ملی ہو۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلی تو حسن کو باہر ویٹنگ روم میں بیٹھے پایا۔ وہ بھی ہانیہ کو باہر آتے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ حسن گھر چلیں؟ وہ اس کے قریب آتے ہی پوچھنے لگی۔ حسن نے نرم سی نگاہ اس پر ڈالی، پھر اسے کندھوں سے تھام کر ایک جانب پڑے صوفے پر بچھایا، خود اس کے سامنے نیچے بیٹھ گیا، ساتھ اس کی گود میں دھرے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ تم یہیں بیٹھو، میں ڈاکٹر سے مل کر آتا ہوں، صرف 2 منٹ، پھر گھر چلتے ہیں، ٹھیک؟ اور دیکھو یہیں رہنا، یہاں سے ہلنا نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کے ہاتھوں کو دباتے ہوئے وہ اسے ہدایت کر رہا تھا۔ اس کی جانب دیکھنے کے بعد اس بات میں سر ہلا دیا۔ حسن ایک ہاتھ سے اس کے گال کو تھپتھپاتے ہوئے اٹھا۔ ہانیہ کی نگاہیں اس کی پشت پر ٹکی تھی۔ مسٹر حسن، یہ کچھ میڈیسن لکھ کر دے رہی ہوں میں، یہ اپنی بیوی کو استعمال کروائیے، وہ کسی ڈپریشن کا شکار ہے شاید، ان دواؤں کے استعمال سے ان کی حالت میں بہتری آئے گی، اور ہاں، انہیں آپ کی توجہ کی ضرورت ہے، زیادہ سے زیادہ وقت دیں گے، کوشش کریں کہ وہ زیادہ دیر اکیلی نہ رہیں، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ابھی تک آپ کا کوئی بھی بیبی نہیں ہے۔ اولاد کا بڑا سہارا ہوتا ہے ایک عورت کو، شادی کے بعد ماں بننے کی خواہش ہر عورت کے دل میں ہوتی ہے، اور دیر ہونے کی وجہ سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ خواہش شدت اختیار کرتی جاتی ہے۔ ایسے میں عورت نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہو کر رہ جاتی ہے۔ تنہائی کسی کو بھی راس نہیں آتی۔ شاید آپ کی وائف بھی تنہا رہتے رہتے اسپلٹ پرسنالٹی کا شکار ہو گئی ہے، جس میں ایک انسان 2 شخصیات میں بٹ جاتا ہے، اور اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ وہ اکیلے میں خود سے ہی باتیں کرتا ہے، من گھڑت کہانیاں گھڑتا ہے اور اسے سچ سمجھ لیتا ہے۔ بعض اوقات اسے خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اسی لیے انہیں تنہائی کا شکار مت ہونے دیجیے، زیادہ سے زیادہ ٹائم اسپینڈ کریں ان کے ساتھ، اور نیکسٹ ویک پھر انہیں لے کر آئیے گا میرے پاس اگلے سیشن کے لیے، تاکہ ان کی ان الجھنوں کو سلجھایا جا سکے۔
इन्हें नॉर्मल लाइफ की तरफ लेकर आ सके हम। डॉक्टर ने हानिया की हालत के बारे में तफसील से इसे आगाह किया। हसन परेशानी के आलम में इन्हें सुनता चला गया। फिर वो पर्ची जिस पर मेडिसिन लिखी थी वो इनसे लेकर अलविदाई कलमात कहता बाहर आ गया। हानिया, वो बाहर आया तो हानिया वेटिंग रूम में नहीं थी। इसके तो हवास ही मुख्तल होकर रह गए। हानी इधर उधर निगाह दौड़ाते इसने बेबसी से अपने बालों में हाथ फेरा। फिर वेटिंग रूम के दरवाजे से निकलकर राहदारी में झांका, लेकिन हानिया वहां भी नहीं थी। दूसरी जानब की राहदारी में सामने मेन गेट था। वो तेजी से मेन गेट की तरफ आया। बाहर निकलकर देखा तो हानिया कहीं दिखाई न दी। वो परेशानी के आलम में फिर अंदर आया। वेटिंग रूम में एक बुजुर्ग सोफे पर नींद दराज से थे। हसन ने इन्हें मुखातिब किया, एक्सक्यूज मी, यहाँ एक लड़की बैठी थी अभी कुछ देर पहले, क्या आप बता सकते हैं वो कहाँ गई है? हल्के गुलाबी रंग का सूट पहन रखा था इसने। इस तरह भी कैफियत में वो तेज तेज बोल रहा था। इस बूढ़ा आदमी को चंद लम्हे लगे इसकी बात समझने में। फिर उन्होंने एक तरफ जाती राहदारी की जानिब उंगली से इशारा किया। हसन इनके बोलने का इंतजार किए बगैर तेजी से भागता हुआ इस राहदारी की जानिब बढ़ गया। हानी, इसे आवाजें देते हुए वो मुसलसल चलता जा रहा था। राहदारियां ही राहदारियां थी, लेकिन हानिया कहीं नहीं थी। इसे लगा जैसे उसके दिमाग की कोई नस फट जाएगी। तेजी से भागते हुए इसे एक जगह रुकना पड़ा। वो राहदारी काफी लंबी थी और इसके आखिरी सिरे पर एक मोड़ था जो शायद अगली राहदारी में मुड़ता था। इस राहदारी के दरमियान में भी सीढ़ियां थी जो ऊपर की मंजिल पर जाती थी। हसन इसी कश्मकश में था कि ऊपर जाए या सीधा। तब इसकी निगाह पर सीढ़ियों के पास लहराते आंचल पर पड़ी। बगैर कुछ सोचे समझे वो सीढ़ियां फलांगता ऊपर जाने लगा। एक जगह सीढ़ियों पर खून की चंद कतरे लगी थी और हानिया का एक जूता भी वहीं पड़ा था। वो हवास बागता सा मज़ीद आगे बढ़ा। तमाम सीढ़ियां अबूर करते हुए वो आगे बढ़ा था। वो ऊपर आया तो वहाँ हानिया का दुपट्टा और साथ ही दूसरा जूता मौजूद था। इन चीजों पर तवज्जो दिए बगैर वो टेरेस की तरफ आया। सामने हानिया नजर आई थी जो किसी कैफियत में टेरेस के आखिरी सिरे की जानिब चलती जा रही थी, यूं जैसे इसे अपनी खबर तक ना हो। हानिया, हसन चिल्लाया, लेकिन इसने हसन की आवाज तो जैसे सुनी ही नहीं। हसन जल्दी से आगे बढ़ा, भागकर इसका बाजू थामकर इसे अपनी जानिब खींचा। वो कच्ची डोर से खींचती हुई इसकी तरफ चली आई। इसका वजूद हसन के सीने से टकराया था और यूं जैसे वो गहरी नींद से जागी हो। एक लम्हे की भी देर हो जाती तो हानिया छत से नीचे गिर चुकी होती। हसन ने इसे अपने मजबूत बाजों के हिसार में जकड़ते हुए इसके बालों में चेहरा छुपाया। इसके आंसू हानिया के बालों में जज्ब हो रहे थे। हसन, क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रही हैं? चल लम्हे इसके सीने में मुंह छुपाए रहने के बाद जब हानिया को इसके रोने की खबर हुई तो वो तड़प उठी थी। क्यों तंग करती हो मुझे इतना, क्यों सताती हो? अगर अभी तुम्हें कुछ हो जाता तो? वो भीगी आवाज में कह गया। साथ ही इसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में लेकर इसकी पेशानी चूमी। इसकी कनपट्टी पर एक जानिब जख्म सा बना था जहां खून भी जमा हुआ नजर आ रहा था। शायद सीढ़ियों पर गिर गई थी वो, तभी सीढ़ियों पर भी हसन को खून दिखाई दिया था। ये आप क्या कह रहे हैं हसन? मैंने क्या किया है? और मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो वेटिंग रूम में आपका वेट कर रही थी। फिर वहाँ एक बच्चा आया मुझे बुलाने। इसने कहा कि आप मुझे बुला रहे हैं और मैं इसके कहने पर उठी। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं कि यहाँ तक कैसे पहुंची मैं। और वो बच्चा कहाँ गया? वो यही तो था, अभी इसी तरफ गया था शायद। वो नीचे गिर गया शायद। हसन, वो बच्चा नीचे गिर गया। इसे चोट लगी होगी, वो रो रहा होगा, इसका खून बह रहा होगा। हानिया खुद से ही उलझते हुए फिर आगे की जानिब बढ़ी। जब हसन ने इसे बाजू से थाम कर अपनी तरफ खींचा था। वहाँ कोई नहीं है हानि, कोई बच्चा नहीं है इधर, चलो मेरे साथ, तुम्हें चोट लगी है, डॉक्टर से बैंडेज करवा के घर चलते हैं। हसन ने जब्त करते हुए इसके शानों पर हाथ रखते हुए इसे समझाया, फिर जबरदस्ती से अपने साथ ले जाने लगा। सीढ़ियों के इख्तिताम पे पड़ा इसका दुपट्टा उठाकर इसके कंधों पर फैलाया, इसका जूता लाकर इसके करीब रखा, फिर इसे सहारा देते हुए सीढ़ियां उतरने लगा। उम्मीद करते हैं आपको आज की एपिसोड पसंद आई होगी। हम जल्दी हाजिर होंगे अगली एपिसोड के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। शुक्रिया।